Hello dear students, Vande Mataram. Let us continue with the some next example of the Bohr's rule. कल दोस्तों हमने जो एग्जाम्पल पढ़े थे उसी एग्जाम्पल में हमको यहाँ पे थोड़ा आज ऐड करना होगा. सो वी आर गोइंग टू लर्न सम एडिशनल एग्जाम्पल. और कल ही की पैटर्न में दोस्तों आज के लेक्चर में भी आपको कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे विच यू हैव टू वर्क एट योर होमवर्क के लिए दोस्तों मिलने वाले. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. Okay, just read the question carefully. Question number 37 is the wavelength of first spectral line in Balmer series is 6561 or we can say 6561 angstrom. Okay, यहाँ पे angstrom में दे रखा है. Calculate the wavelength of second spectral lines in Balmer series. अभी दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए दोस्तों थोड़ा हमको यहाँ पे एक दो टॉपिक समझना पड़ेगा. व्हाट इज फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द Balmer सीरीज एंड व्हाट इज सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द Balmer सीरीज. अभी दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. सपोज ये जगह पे आप सोचो, यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन की अगर शुरुआत कम करते हैं. सपोज दिस इज n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 1 है. देन दिस इज n इज इक्वल टू 2, देन दिस इज n इज इक्वल टू 3. दोस्तों आप देखोगे अपर साइड से या फिर अपर स्पेक्ट्रल लाइन से कहीं से भी इस तरह से आपको एमिशन दिखाया जाएगा अप टू n1. अगर दोस्तों n1 तक आ रहा है देन वी कैन से n1. अगर n1 से स्टार्ट हो रहा है देन वी कैन से दिस इज लाइमन सीरीज. n1 के लिए n1 n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ से जो शुरू होगा दिस इज लाइमन सीरीज, देन बामर, देन पासवान, देन ब्रैकेट, देन प्रून, देन हम्फ्री. अभी व्हाट इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन फॉर द लाइमन सीरीज. इफ दिस इज योर क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट, आई रिपीट, व्हाट इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन फॉर द लाइमन सीरीज, देन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. n इज इक्वल टू 1 दैट इज n1 एंड n इज इक्वल टू 2 दैट इज n2. दिस इज योर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन. अगर सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन पढ़नी है देन n1 इज इक्वल टू 1 बट n2 इज इक्वल टू 3. यहाँ पे ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है, सॉरी this is second, then third, then fourth. This is for the Lyman series, but our question is for the Balmer series. So for the Balmer series, n1 is equal to 2, n1 is equal to 2, n2 is equal to 3. This is first, n1 is equal to 2 and n2 is equal to 4. That is second, this is first, this is second, then third, then fourth. This is for the Balmer series. If question is for Paswan series, then यहाँ से Paswan series शुरू होती है, then we can say n1 is equal to 3 and n2 is equal to 4. That is first, then second, then third, then fourth, then fifth, etc. ये चलती रहेगी. Okay, you can see in this image also. ये इमेज में भी दोस्तों आपको दिख रहा है, अभी ये क्लियर हुआ होगा. ओके, सो कंटिन्यू विद द क्वेश्चन. तो हमारे लिए हमारे पास दोस्तों क्या है, फर्स्ट Balmer सीरीज के लिए जो वेवलेंथ है दैट वेवलेंथ इज गिवन, दैट इज 6561 in angstrom unit. So no problem, we are calculating in angstrom unit. बट सेकंड के लिए दोस्तों हमको वेवलेंथ काउंट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, Balmer के लिए, पासवान के लिए, ब्रैकेट के लिए, प्रून के लिए, कोई भी हो, व्हाट इज n1, व्हाट इज n2 फॉर पर्टिकुलर लाइन. सो फॉर द फर्स्ट लाइन n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3. अभी हमने पढ़ा है. सो उसके लिए दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. दैट इज द नॉन फॉर्मूला. अभी ये फॉर्मूला से आप अवेयर हो, आपको पूरे से ये फॉर्मूला मालूम है. ओके, देन फॉर द फर्स्ट Balmer सीरीज n1 इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू 3. n1 इज यहाँ से सेकंड लाइन से Balmer सीरीज शुरू होगी. दिस इज फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन. इसके लिए हम ये बोलेंगे n1 इज इक्वल टू 2 से शुरू हुई है और n2 इज इक्वल टू 3. सो उसके लिए फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट करें 1/λ 1/6561 इज इक्वल टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर. सिंपली दोस्तों यहाँ पे 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 1/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. व्हाट कैन वी डू, वी कैन डू 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16 माइनस, आई रिपीट, 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4. सो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 16 माइनस 4 होगा.
नीचे दोस्तों क्या होगा 4 इंटू 16। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू को आप सॉल्व आउट करोगे, देन यू कैन गेट 5/30 आर इज देयर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 लैम्बडा और यू कैन से 1/6561 इज इक्वल टू आर इंटू 5/36। That is our equation number 1. Now going to equation number 2 for the second Balmer series, second line in Balmer series. Again n1 is equal to 2, that is fixed. n2 is equal to 4 now for the second series, second line, sorry. So 1/λ, that lambda we have to calculate. 1/λ is equal to r into 1/n1 square. n1 is equal to 2. n1 is equal to 2 minus n2 square. n2 is equal to 4. 1/4. यहाँ पे दोस्तों गलती हुई है, सॉरी, यहाँ पे मेरे को 3 लिखना होगा, यस मिस्टेक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने मिस्टेक की है, n2 इज इक्वल टू 3। आई एम गोइंग टू रिजॉल्व द मिस्टेक दोस्तों। यहाँ पे n2 इज इक्वल टू 3 था, सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4। सो ऊपर क्या होगा दोस्तों 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 एंड 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यस, वहाँ पे मिस्टेक हुई थी और वो अभी रिजोल्व भी हो चुकी है। ओके, बिकॉज यहाँ पे n2 इज इक्वल टू 4 होगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 16 माइनस 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। तो नीचे रहेगा 64, ऊपर क्या मिलने वाला हमको 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, 12/36। अगर रिजोल्व करोगे यू कैन गेट द वैल्यू r इज इक्वल टू r इंटू 3/16। आई रिपीट, r इज इक्वल टू 3/16। सो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 3/16। दैट इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर द काउंट और वी कैन से कैलकुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लैम्बडा। हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन नंबर 1 विथ दिस इक्वेशन नंबर 2। सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। सो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 1/6561, 1/6561 1/λ इंटू 1/λ। ये लैम्बडा को ऊपर लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट लैम्बडा अपॉन 6/61। ये 1 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 6/61। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, r इंटू 5/36, r इंटू 5/36, r इंटू 5/36 डिवाइडेड बाय r इंटू 3/16, r इंटू 3/16। दिस r कैंसल, ये 16 कहाँ पे आएगा ऊपर, सो वी कैन राइट 5 इंटू 16, 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 3, 36 इंटू 3। अभी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये लैम्बडा को तो ऊपर लिख दिया, लैम्बडा अपॉन 6/61। अभी ये लैम्बडा कैलकुलेट करना है तो ये 6/61 को भी कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा ऊपर। सो वी कैन राइट 5 इंटू 60 इंटू 6/61 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 3, दैट इज 4860। अब कैलकुलेट कर सकते हो, अगर वहाँ पे कोई मिस्टेक हो तो उसको सॉल्व भी कर सकते हो। और ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में मिलेगा बिकॉज हमारे पास जो लैम्बडा 1 थी या फिर फर्स्ट लाइन के लिए जो लैम्बडा थी, दैट लैम्बडा वाज इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। मैं भी अगर आपकी नीड कोई अदर यूनिट में हो, मीटर में हो, नैनोमीटर में हो, पाइकोमीटर में हो, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। The radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom is 0.529 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों ये नॉन वैल्यू है, बट दिस टाइम एंगस्ट्रॉम में चाहिए। आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने नैनोमीटर में बात की थी, उसके आगे पाइकोमीटर में भी कर चुके हैं, और आज के लिए हमारे लिए एंगस्ट्रॉम में है 0.529 एंगस्ट्रॉम फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम। दोस्तों ये हाइड्रोजन के लिए दे रखी है, और जो कैलकुलेट करनी है दैट इज़ फॉर द हीलियम आयन एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ द लिथियम आयन। नॉट टू वरी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास दोस्तों एक फॉर्मूला था, एक्चुअल में हमारे पास फॉर्मूला था, दैट इज R3 इज इक्वल टू A0 इंटू n²/z। बट ये A0 आप कौन सी वैल्यू लोगे उसके अकॉर्डिंग, उसके ऊपर हम हमारा यूनिट डिपेंड करेगा, व्हाट वाज द यूनिट। ओके, सो अभी दोस्तों हमको ये दे रखा है फॉर हाइड्रोजन R1 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम।
एक्चुअली दोस्तों ये 0.529 ये क्या था, एक्चुअल में ये ए नॉट था, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर दैट इज फॉर द हाइड्रोजन, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर दैट इज फॉर द हाइड्रोजन, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड दैट इज फॉर अदर आयंस लाइक हाइड्रोजन, लाइक He+1, लाइक Li+2 एक्सेट्रा। सो हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी इसका पूरा सम, इसका पूरा टोटल ये दे रखा है दैट इज 0.529, इट मीन्स n इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। सो एक्चुअल में हमको जो दे रखा है वो ए नॉट है, एक्चुअल में हमको जो दे रखा है दैट इज ए नॉट। सो ए नॉट ऑलरेडी दे रखा है इन दी एंगस्ट्रॉम 0.529, एन स्क्वायर हीलियम प्लस के लिए दोस्तों थर्ड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेशन करना है। इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर द थर्ड ऑर्बिट देन वी हैव टू राइट n इज इक्वल टू 3। सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय z, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द हीलियम, दैट इज 2। सो वी हैव टू डिवाइडेड बाय 2। अगर आप कैलकुलेट करोगे देन यू कैन फाइंड आउट 2.38, यहाँ तक दोस्तों फिक्स होगी, उससे आगे वैल्यू में अप डाउन हो सकता है, आपको कंफर्म रिकन्फर्म करना है। ओके, दैट इज द रेडियस और वी कैन से R3 फॉर द हीलियम प्लस आयन। नाउ सेकंड एडिशनल क्वेश्चन इज फॉर द लिथियम प्लस 2 आयन, और उसके लिए सेकंड ऑर्बिट में फाइंड आउट करना, नॉट टू वरी, R2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जेड इज इक्वल टू 3 फॉर द लिथियम and the n square, n is equal to 2, 2 square is equal to 4, so we have to write R2 is equal to 0.7053 angstrom. Clear? Okay, then question number 39, just read the question number 39, very simple question. Calculate the ratio of the radius of second orbit of the hydrogen and third orbit of the hydrogen. हमारे लिए दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल रहेगा। हमको रेशियो चाहिए, कौन सा रेशियो चाहिए, R2/R3 चाहिए। अभी Rn, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Rn, Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अगर हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों, हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1। अभी दोनों हाइड्रोजन का, अगर ये रेडियस रेशियो एक हाइड्रोजन का चाहिए और दूसरा सेकंड कोई अदर एलिमेंट हो, तो हमको ये जेड काउंट करना पड़ेगा। बट दोनों में हाइड्रोजन है, इट मीन्स जेड इज इक्वल टू 1, सो दैट वैल्यू इज कांस्टेंट। सो हियर जेड इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही है, ए नॉट इज कांस्टेंट, जेड इज कांस्टेंट। अगर ये दोनों कांस्टेंट को निकाल दे, पहले तो ये ए नॉट को निकाल दे, देन वी कैन राइट आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। In simple language, R naught is proportional to n square and anti proportional to z. But z is constant over here, so we have to neglect the z. So then we can write Rn is proportional to n square. Rn proportional to n square. So R2 proportional to 2 square. 2 square is nothing but the 4, and R3 proportional to 3 square. 3 square is nothing but the 9. So R2 proportional to 4, R3 proportional to 3. रेशियो R2/R3 इज इक्वल टू, सर यहाँ पे प्रोपोर्शनल तो आपने इक्वल टू कर दिया, 4/9 हो तो ओके। अगर दोस्तों आपको इसको इक्वल करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सर कांस्टेंट लेंगे। सपोज ए नॉट इज़ द कांस्टेंट, इसके लिए भी ए नॉट इज़ द कांस्टेंट। अगर आप ए नॉट कैंसिल कर दोगे, दोनों के लिए कांस्टेंट तो एक ही रहेगा, और जेड का तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, दोनों हाइड्रोजन ही है, जेड इज कांस्टेंट देयर। सो R2/R3 इज इक्वल टू 4/9, दैट इज द रेडियस रेशियो। यही क्वेश्चन दोस्तों आपको अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके देना है, देन ये लोग क्या करेगी, आपको टेंशन देने के लिए दे कैन डू, वो ओनली ऐसा ही सिर्फ यही काम करेंगे, एक हाइड्रोजन लेंगे और सेकंड वन इज़ हीलियम, या फिर एक हीलियम एंड सेकंड वन इज़ लिथियम। सो तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जेड को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार क्या करेंगे, ये जेड डिफरेंस होगा बट दोनों की ऑर्बिट कॉमन होगी, एन वैल्यू कॉमन होगी दोनों के लिए, n इज इक्वल टू 2 या n इज इक्वल टू 1 या n इज इक्वल टू 4 एट दैट टाइम। अभी दोस्तों हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इफ दे आर आस्किंग ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, n इज कॉमन देयर, तो हम कौन सा फॉर्मूला पे आगे बढ़ेंगे, R प्रोपोर्शनल एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/z और कैन से z, उसके हिसाब से भी दोस्तों हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। The electronic energy of the hydrogen atom is En is equal to minus 1.312 into 10⁻⁶ by n square जूल पर मोल। सर एक्चुअल में ये फॉर्मूला इस तरह से होगा, En is equal to RH into 1/n square।
सो RH इज़ एक्चुअली 1.312 इंटू 10⁻⁶। तो ये तो फॉर्मूला हमको मालूम ही था और एक्चुअल RH वैल्यू भी हमको मालूम है। इन लोगों ने सिंपली क्या किया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए RH वैल्यू चेंज कर दी है। जो एक्चुअल RH वैल्यू वो नहीं लेनी है, बट इन लोगों ने जो दे के रखी है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मीन्स N1, N इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन है और उसको फर्स्ट टाइम एक्साइट करना है, तब वो N इज इक्वल टू 1 से जंप करके कहाँ पे जाएगा, N इज इक्वल टू 2 में जाएगा। सो हमको बस वही वो एनर्जी गैप भी हमको फाइंड आउट करना है। देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तब दोस्तों दिक्कत है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसको जंप करके इधर लेके जाना है। दिस गैप इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी गैप डेल्टा ई। सेकंड है आयोनाइजेशन एनर्जी, सिमिलर टॉपिक, बट इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करके हमको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे n इज इक्वल टू इनफाइनाइट ऑर्बिट तक भेजना है। सो दोनों में फॉर्मूला कॉमन रहेगा, कैलकुलेशन कॉमन रहेगी, बट आंसर समहाउ हमको थोड़े डिफर मिलने वाले हैं। लेट अस सी, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, वेयर E2 इज इक्वल टू, हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/n², और वी कैन से फॉर हाइड्रोजन माइनस RH अपॉन n²। एक्चुअली दैट 1 इज एक्चुअली एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। सो वी कैन से RH अपॉन माइनस RH अपॉन n²। बट यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए लोगों ने क्या किया है, RH वैल्यू आपको दे रखी है, वही यूज करनी है। सो 1.312 into 10⁻⁶ upon n², n is equal to 2 because we are calculating energy 2 E2, तो वहाँ पे n² ही आएगा, n is equal to 2, ओके, माइनस E1 is equal to again minus RH upon n², for the E1 n is equal to 1, so 1² को आप काउंट करो या ना करो, there is no issue, ओके, माइनस 1.312 बाई 4, क्यों मैं 4 बोल रहा हूँ, 2² इज इक्वल टू 4 इज 3.28, एक्चुअली 0.328। एक्चुअल में क्या होगा दोस्तों, अगर आप 1.31 को डिवाइड करोगे 4 से, 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0.25, आपको मालूम है। सो उसके नियरेस्ट वैल्यू मिलने वाली है 1.312, 0.328 इंटू 10⁻⁶। अभी ये दोस्तों 0.328 मतलब यहाँ पे डिजिट है, पॉइंट को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देन उसके पावर में एक नंबर की कमी आएगी, 10⁻⁶ कन्वर्ट इंटू 10⁻⁵। अभी क्या होगा, दिस माइनस एंड दिस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ओके, माइनस माइनस प्लस, 1.312 बाई 1 इज इक्वल टू 1.312। अभी दोस्तों दोनों में अगर यहाँ पे आपको प्लस करना है, ऐड करना है, तो उसकी डिजिट कॉमन चाहिए। सो आपका यहाँ पे आपका आंसर क्या था, आपका आंसर था 1.312 इंटू 10⁻⁶। अभी 6 से मेरे को 5 करना है, दोनों को इक्वल करना है, तो क्या होगा 1.312। अभी 10⁻⁵ कॉमन ले लो, माइनस 3.28 प्लस 13.12 is equal to 9.84, and your unit is joule per mole inverse, delta E, और we can say आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है ये, तो डेल्टा E यही गैप हुआ अभी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी गैप डेल्टा E इज इक्वल टू 9.84 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। सर ये यूनिट जूल पर मोल कैसे डिसाइड किया आपने, जो दोस्तों फॉर्मूला हमको क्वेश्चन में दे रखा था, आपने पढ़ा था, वो क्वेश्चन में ही वो फॉर्मूला के पीछे उसका यूनिट लिखा था, दैट इज जूल पर मोल, दैट्स वाई जूल पर मोल। सिमिलर टॉपिक, सिमिलर कैलकुलेशन, बट हमको इतना करना है, यहाँ से n1 से लेके इनफाइनाइट में जंप कराना है। सो ये एनर्जी गैप फर्स्ट एनर्जी था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, बड़ा गैप up to infinite. So formula should be delta E, or we can say ionization energy is equal to A infinite minus E1, A infinite is equal to 0 minus 1.312 divided into 10⁻⁶ divided by 1², 1² is equal to 1। क्यों 1 हुआ, अगेन E1 है, सो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे दोस्तों आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, 1.312 इंटू 10⁻⁶ जूल पर मोल इनवर्स।
क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. ओके, अगेन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, रीड द क्वेश्चन नंबर 41 इज द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम प्लस इज 8.72 इंटू 10⁻17 जूल पर एटम. यहाँ पे दोस्तों आयोनाइजेशन एनर्जी, वो जो डेल्टा ई अभी हमने काउंट की, वो नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चन में वो डेल्टा ई और वी कैन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमको ऑलरेडी दे रखी है. मतलब यहाँ पे ये सेंटर लिथियम प्लस का है और लिथियम प्लस 2 का है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचा वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, दैट एनर्जी इज गिवन, दैट इज 8.72 इंटू 10⁻18 जूल. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ Li+1. फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट इज ऑलवेज n इज इक्वल टू 1. सो हमको n इज इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग E1 फाइंड आउट करना है. यहाँ पे क्या चाहिए हमको? E1. सो E1 के लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों. E1 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ RH इंटू 1/n² और वी कैन से Z² सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1/n² नहीं लिख सकते बिकॉज दिस इज नॉट फॉर द हाइड्रोजन, दिस इज फॉर द लिथियम प्लस 2. सो वी हैव टू राइट Z²/n². बट उसके लिए हमको RH वैल्यू चाहिए एंड दैट RH वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय आयोनाइजेशन एनर्जी. डेल्टा ई, सिंपल लैंग्वेज दोस्तों, IE और वी कैन से डेल्टा ई फॉर दी लिथियम प्लस 2 इज ई इन हीलियम प्लस की दे रखी थी. सॉरी दोस्तों, मैंने क्वेश्चन में अगेन गलती कर दी. हीलियम प्लस की दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम RH और वी कैन से रिडबर्ग कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे और दैट रिडबर्ग कांस्टेंट हम फॉर द लिथियम फॉर्मूला यूज करेंगे. सॉरी, सो हीलियम प्लस के लिए हमको जो दे रखी है आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज E इनफाइनाइट माइनस E1. इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 माइनस E1 इज इक्वल टू माइनस R इंटू Z²/n². For the helium, I repeat, for the helium, Z is equal to 2. For the helium, Z is equal to 2 and N is equal to 1. So minus R into 2² divided by 1². 1² is equal to 1. Minus plus 2² is equal to 4. So our ionization energy is equal to R into 4. But value for this ionization energy is already given in example. क्वेश्चन में दे रखी है. क्या थी दोस्तों? 8.72 इंटू 10⁻18 ये तो दे रखी थी. इज इक्वल टू R इंटू 4. अभी रिडबर्ग कांस्टेंट यहाँ से फाइंड आउट करो. R इज इक्वल टू 8.72 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 4 नीचे आएगा. सो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम. सो वी हैव कैलकुलेट रिडबर्ग कांस्टेंट R. नाउ अबाउट दी E1 फॉर द लिथियम प्लस 2, उसके लिए हमको R चाहिए था जो हमने काउंट कर लिया है. अभी दोस्तों लिख सकते हैं फॉर लिथियम प्लस 2 Z इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 1, E1 इज इक्वल टू माइनस R इंटू Z²/n². Z इज इक्वल टू 3² इज इक्वल टू 9, N इज इक्वल टू 1. और आप कैलकुलेट करने के साथ आपको मिलेगा E1 इज इक्वल टू माइनस 1.962 इंटू 10⁻19 जूल पर एटम. अभी दोस्तों यहाँ पे कहीं बच्चों को एक क्वेश्चन होगा, सर आपने इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस क्यों लिया है? तो सिंपली हो जाता, आपको खाली इतना ही लिखना था E1 इज इक्वल टू माइनस RH इंटू Z²/n². और ये वैल्यू तो रिडबर्ग कांस्टेंट की नॉन वैल्यू है. यस, ऑब्वियसली ये नॉन वैल्यू है. और आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा होता, कैलकुलेट दी E1 एनर्जी फॉर लिथियम प्लस 2, तो आप ये कर पाते. आपको साथ में हीलियम प्लस दे रखा है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है. इट मीन्स वो लोग आपको इंडिकेट कर रहे हैं आपको पहले R भी फाइंड आउट करना है. R डिफरेंट हो भी सकता है और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है. दैट्स वाई दोस्तों हमने वो कैलकुलेशन किया था. ओके, देयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर, बट बिफोर दैट इतने क्वेश्चंस आपको, इतने एग्जाम्पल्स आपको ठीक से एक बार कैलकुलेट कर देने हैं, लिखने हैं. Okay friends, after Bohr's model for the atom, now we are going to learn some more topics, that is quantum mechanical model. अभी दोस्तों बोहर मॉडल से काफ़ी कुछ हमको प्रॉब्लम जो आगे के मॉडल से थे वो सॉल्व हो चुके हैं, बट स्टिल सम प्रॉब्लम्स आर देयर.
अभी वो प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व करेगी वो हम पर्टिकुलर इन दिस टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक का आज का एक ही पोर्शन कंप्लीट होगा। सिमिलर टॉपिक वी आर गोइंग टू रन इन नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। नेक्स्ट लेक्चर में भी दोस्तों ये टॉपिक ही रन करेगा और तब साथ में ये पॉइंट भी आ जाएगा कि इतना काम करने के बावजूद भी बोहर मॉडल में क्या क्या लिमिटेशन रहेगी और उसको किस तरह से ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सो टॉपिक इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अभी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ये पढ़ने के लिए इसकी मेन रीज़न इसका यही था। अभी बोहर मॉडल से काफ़ी कुछ पता चला बट स्टिल सम पॉइंट्स आर देयर जो हमको एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो चुके, उसको क्लियर करने हैं। और उसके लिए 2 पॉइंट समझ लिए तो बहुत काम के रहेंगे दोस्तों, बहुत ही काम के रहेगी। आगे दोस्तों हमने ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट प्रूव किया था और आइंस्टाइन ने फिर सपोर्ट किया था, यस लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर। उसी तरह से दोस्तों अभी यहाँ पे हमको ये देखना है इवन मटेरियल हैज़ अ ड्यूअल नेचर। मटेरियल मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे मटेरियल जिसका मास बहुत कम है उसका भी ड्यूअल नेचर होता है। अभी सर दे आर पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स है, दे कैन नॉट बी वेव्स, वो एज अ वेव्स नहीं हो सकते। बट नाउअडेज दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क कर रहे हैं फ्रॉम दी बेस ऑफ दिस टॉपिक। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना बड़ा जूमिंग देख सकते हैं वो आज के मेडिकल साइंस की आपको जो भी आज का मेडिकल साइंस जितना आगे है उसके हिसाब से हम जान सकते हैं जूमिंग कितना ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये मटेरियल का ड्यूअल नेचर है, दैट इज़ कन्फर्म, दैट वी आर लर्न फ्रॉम दी ब्रोगली इक्वेशन। दी ब्रोगली इक्वेशन से दोस्तों क्लियर करेंगे। देन सेकंड पॉइंट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या होगा दोस्तों, सपोज दिस इज अ मटेरियल और यह मटेरियल मतलब मोशन कर रहा है। सो फर्स्ट मटेरियल मीन्स कि उसका पार्टिकल नेचर तो है, अभी वो मोशन में, तब हम ये करें उसका वेव नेचर भी है। सो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये दिया है भाई कोई ऐसा पार्टिकल, ऐसा मटेरियल जो पार्टिकल के साथ वेव नेचर भी दिखा रहा है, अगर वो इन द मूविंग पोजीशन, वो मूविंग पोजीशन में है और एक ही टाइम में आप उसका मोमेंटम मतलब कितने मोमेंटम के साथ वो अभी मूव कर रहा है वो, और एट दैट टाइम वो कौन से प्लेस पर पहुंचा, दोनों एक साथ एक्यूरेट फाइंड आउट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। दोनों चीज़ एक साथ एक्यूरेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। या तो आप उसका प्लेस फाइंड आउट कर सकते हो अभी विथ मूवमेंट वो कहाँ पे पहुँचा है, अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट इट्स मोमेंटम आइदर प्लेस। दोनों चीज़ एक साथ एक्यूरेट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट इज़ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच यू कैन लर्न इन योर 12th साइंस ऑल्सो। ठीक है, अभी इसको लिखना कैसे है जो बात मैंने बताई। To overcome the shortcoming of the Bohr's model, attempts were made at development a more suitable and general model for atom than the Bohr's model. Then two important developments which contributed significantly in the formulation of the new model are, first is dual nature of the matter, जैसे जो अभी दी ब्रोगली इक्वेशन में आज हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड वन इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ब्रोगली इक्वेशन और वी कैन से ड्यूअल नेचर ऑफ द पार्टिकल। सो ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर और ड्यूअल नेचर ऑफ द पार्टिकल एंड द डी ब्रोगली इक्वेशन। दोस्तों आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था, मे बी लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर ऑल्सो। इसी तरह से दोस्तों इन 1924 डी ब्रोगली ने इक्वेशन किया था दैट मटेरियल हैव ऑल्सो ड्यूअल नेचर, बट उसकी एक कंडीशन थी दैट मटेरियल शुड बी लाइट वेट, उसका वेट एकदम कम होना चाहिए। कम मीन्स एकदम कम, 10⁻⁻25, 10⁻⁻30, 10⁻⁻35 किलोग्राम, इतना कम होना चाहिए। So de Broglie suggested that just light exhibits wave and particle properties. All microscopic material particles are nothing but such as the electron, protons, atoms, molecules, etc. They have a dual nature. They behave as a particle as well as wave. जो ये आइंस्टाइन ने यहाँ पे बताया था for the light.
सिमिलर फॉर दी मटेरियल, बट कैसे मटेरियल? माइक्रोस्कोपिक मटेरियल। माइक्रोस्कोपिक इट मीन्स वेरी लाइट वेट। अभी आपको मैं एक स्ट्रैंड के साथ बांध के आपको मैं एकदम ठीक से घुमा रहा हूँ, इट डजंट मीन यू हैव अ वेव लेंथ और यू हैव अ वेव प्रॉपर्टी, यू आर अ पार्टिकल, आप पार्टिकल ही हो। या फिर आप किसी थ्रेड के साथ कोई पत्थर बांध के साथ ये घुमा रहे हो, इट डजंट मीन कि वो जो पत्थर है या फिर वो जो स्टोन है, दैट स्टोन इज वेव लाइक वेव मटेरियल। क्लियर है? उसके लिए दोस्तों लाइट वेट होना जरूरी है। माइक्रोस्कोपिक माइक्रो मटेरियल्स लाइक प्रोटॉन, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, मोलिक्यूल्स हैव एक्सेट्रा, दे हैव अ पार्टिकल एंड वेव नेचर, बोथ नेचर्स आर देयर। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन। अभी दोस्तों क्या किया, सभी के लिए बात करने के बाद हम बाकी सबको भूल जाएंगे। वी आर गोइंग विद द इलेक्ट्रॉन। हमको जो सबसे ज़्यादा वर्क करना है दैट वर्क इज विद द इलेक्ट्रॉन, और हमको जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है दैट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रॉन। सो हमने पहले ये पढ़ लिया फ्रॉम दी ब्रोगली दैट इलेक्ट्रॉन हैव अ ड्यूल नेचर, बट आगे दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन का जो ड्यूल नेचर है वो ड्यूल नेचर को हम यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? देखो, this means that electron have which has been regarded as a particles, आज तक हम जिसको particles बोल रहे थे, also behave like a wave, अभी हम ये बोलेंगे वो wave भी है। So as far as the de Broglie, according to de Broglie, all material particles in motion possesses have a characteristics, wave characteristic। कोई भी मटेरियल जब मोशन में होगा तब उसकी वेव कैरेक्टरिस्टिक होगी। बट फिर से दोस्तों मटेरियल शुड बी माइक्रोस्कोपिक। ऊपर से बहुत ऊपर से कोई एरोप्लेन जा रहा है, इट डजंट मीन दैट तो मूवमेंट कर रहा सर, इट मीन्स दैट एरोप्लेन इज अ वेव मटेरियल, नो दैट एरोप्लेन इज नॉट अ वेव मटेरियल। क्लियर है? माइक्रोस्कोपिक मटेरियल होने चाहिए। और उसके हिसाब से दोस्तों जो इक्वेशन दिया है दी ब्रोगली ने फॉर दी माइक्रोस्कोपिक मटेरियल, अगर वो माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव नेचर है तो इट मीन्स उसकी वेवलेंथ भी होगी। सो वेवलेंथ ऑफ दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इन विच एच इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट एंड पी इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। P is equal to m into v, in which m is the mass of the particle and v is the velocity of the particle। बट यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है मास शुड बी इन किलोग्राम। आप जब भी कैलकुलेट करोगे यू हैव टू टेक मास इन दी किलोग्राम यूनिट, ये दोस्तों गलती होनी नहीं चाहिए। क्लियर? अभी ये इक्वेशन कैसे आया, बट उससे पहले देख लेते हैं लैम्बडा के बारे में। लैम्बडा इज द वेवलेंथ, इट मीन्स हम इस तरह के पार्टिकल मटेरियल की अगर वेवलेंथ की बात करें, इट मीन्स हम क्लियर करने चाह रहे हैं दैट पार्टिकल हैव अ वेव नेचर ऑल्सो। सो वी शुड राइट लैम्बडा हैव अ वेवलेंथ, इट मीन्स that waves are matter waves, they are not electromagnetic waves, that waves are matter waves because we are talking about matters। okay, then अभी ये दोस्तों जो इक्वेशन हमने पढ़ा था, दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन फॉर दी दी ब्रोगली इक्वेशन। अभी ये दी ब्रोगली इक्वेशन, हाउ कैन वी डिराइव दी ब्रोगली इक्वेशन। हाँ, यहाँ से दोस्तों अगर 2 मार्क का एक क्वेश्चन आए, राइट डाउन दी दी ब्रोगली इक्वेशन एंड इट्स पार्टिकल्स और इट्स पैरामीटर्स। दी ब्रोगली इक्वेशन लिखो और उसके पैरामीटर क्या है बताओ। देन वी शुड राइट लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, वी इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इन विच लैम्बडा इज वेवलेंथ, एच इज प्लांक कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ द पार्टिकल। ज़्यादातर केस में वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, बट इस तरह के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रह सकते हैं, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। क्लियर है? और एच वैल्यू, प्लांक वैल्यू अगर आपको अलग से ये लोग कैलकुलेट करने में देते हैं, जैसे आगे हमने दोस्तों कहीं एग्जाम्पल में देखा है कि हमारे पास कोई कांस्टेंट की वैल्यू होती है, बट फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, अलग से इक्वेशन में वैल्यू दे के काउंट करवाते हैं हमसे। अगर इस तरह से तो ठीक है, अदरवाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एच दैट यू नो। ओके, नाउ डेरिवेशन ऑफ द दी ब्रोगली इक्वेशन। दोस्तों एनसीईआरटी में ये इसको कैसे डिराइव करना है ये नहीं दे रखा है, सीधा ये इक्वेशन से बात करें, बट हमको इसकी डेरिवेशन मालूम होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे दोस्तों सेंट्रल क्वेश्चन भी हो सकता है, मतलब बीच में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे डेरिवेशन ऑफ दी ब्रोगली इक्वेशन में। फर्स्ट इज E इज इक्वल टू एच म्यू, विच इज प्लांक कंसेप्ट। प्लांक कंसेप्ट में हमने पढ़ा था एनर्जी ऑफ दी light, that is E is equal to h mu, in which E is the energy, h is the Planck constant and mu is the frequency।
another concept E is equal to mc square और डेल्टा E is equal to mc square, that is equation of the आइंस्टाइन ने इक्वेशन दे रखा था। ये दोनों में दोस्तों अगर आइंस्टाइन इक्वेशन एंड दी प्लैंक कांस्टेंट प्लैंक इक्वेशन, इन दोनों को अगर कंपेयर करें देन वी शुड राइट E is equal to E, h mu is equal to mc square, so we should write h mu is equal to mc square। okay दोस्तों, now mu is equal to c upon lambda, that is very much known equation, mu is equal to c upon lambda, I am writing c upon lambda in place of mu, so h mu in place h c upon lambda is there, mc स्क्वायर। अभी यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये पहले तो देख लेते हैं, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज द c। अभी दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, c और c स्क्वायर में से c कैंसिल करेंगे, देन h अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू mc, h अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू mc। अभी दोस्तों ये जो इक्वेशन डिराइव हुआ, अगर यहाँ पे आपको वेवलेंथ चाहिए तो आप क्या करोगे, इक्वेशन में लैम्बडा को ऊपर लिख दो, m इंटू सी को नीचे लिखो, देन योर इक्वेशन शुड लाइक दिस h अपॉन एम सी, बट डी ब्रोगली इक्वेशन इज इक्वल टू h अपॉन एम वी और h अपॉन पी मोमेंटम। अभी दोस्तों ये जो इक्वेशन हुआ, दैट इक्वेशन इज वैलिड फॉर फोटोन। अभी दूसरे पार्टिकल मटेरियल के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, we have to substitute the value of c. Value of c is nothing but the velocity of the light। इसको हमको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, किससे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन पार्टिकल। कोई भी गिवन पार्टिकल है उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सो दोस्तों सब्सटीट्यूट बाय पर्टिकुलर पार्टिकल v। सो यहाँ पे क्या होगा, h अपॉन एम वी, अवर इक्वेशन h अपॉन एम सी की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, h अपॉन एम वी। अभी दोस्तों यहाँ पे लैम्बडा काउंट करना है, लैम्बडा ऊपर एम वी नीचे, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, h अपॉन p, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम, सो वी शुड राइट h अपॉन p और h अपॉन एम वी, इन विच h इज प्लैंक कांस्टेंट, कंप्लीट करना है आपको, m इज मास ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे अगर ठीक से देखो तो आप ये कहोगे h इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट को दूर कर दे देन वी शुड राइट h प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p। So ultimately we can say that the wavelength or wavelength of the matter or matter waves depend upon the momentum of that particular matter। मैटर के साथ डिपेंड करता है। अभी मैटर के ऊपर डिपेंड है तो उसका रिलेशन भी होगा। व्हाट इज द रिलेशन, वी शुड राइट लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p। I repeat, lambda proportional to 1 upon p. So we can say wavelength lambda is anti-proportional to momentum p। इतना आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन में, यही टॉपिक में दोस्तों काफ़ी कुछ हमको ऐड करना है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट बिफोर दैट आपको यहाँ पे दोस्तों अभी लेक्चर के एंड में कुछ क्वेश्चन मिलने वाला है जो आज के लेक्चर में हमने कैलकुलेट किए, उससे रिलेटेड आपको घर से कुछ काम करना है। क्वेश्चन भी मिलेंगे, उसके लिए आंसर की भी मिलेगी और उसकी हिंट भी मिलेगी। यू जस्ट हैव टू कंप्लीट दैट क्वेश्चंस और दैट एग्जाम्पल्स। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।